ना बल्क मॉडल्स। अब बात करते हैं शेयर मॉडल्स। नेक्स्ट हेडिंग है शेयर मॉडल्स और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग ईटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा पत्थर, है ना, ईटा। चलो बात करते हैं हम लोग शेयर मॉडुलस क्या होता है। वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होता है? हाँ, शेयर मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा बताओ? शेयर मॉडुलस वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो कौन सा स्ट्रेस? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में होगा टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन बात है बेटा के रेशियो को क्या बोलते हैं? शेयर मॉडुलस। अब थोड़ा ध्यान दो, समझने का प्रयास करो इसमें होता क्या है। बॉडी का ओरिजिनल शेप आपके पास इस प्रकार होता है, ये आपके पास बॉडी था, ठीक है ए बच्चा, थोड़ा आवाज करो। फिर जैसे इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं ये बॉडी यहां से यहां पहुंच जाती है और ये यहां से यहां पहुंच जाती है और ये बॉडी का शेप कुछ इस प्रकार हो जाता है। हो जाता है क्या? किसके अंदर चेंज आया? इसके एंगल के अंदर चेंज आया, थीटा। ये भी एल था, कितना शिफ्ट हुआ मान लेते हैं? डेल्टा एल शिफ्ट हुआ। तो शेयर मॉडुलस इक्वल टू होगा, शेयर मॉडुलस को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर मॉडुलस इक्वल टू होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये होता है एफ बाई ए, अपॉन में टेंजेंशियल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और हम लोग जानते हैं बच्चों थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। पढ़े क्या? तो ईटा इज इक्वल टू ये एफ बाई ए, और जल्दी से बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा डेल्टा एल, है ना, और रेडियस क्या हो जाएगा? एल। तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये यहां जाएगा और ये चीज सबसे ऊपर, तो ईटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा? ईटा बराबर मिल गया एफ बाई ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। इसको हम बोलते हैं शेयर। समझ आ गई? लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, सॉरी ऐसे लिखो, विद इन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit the ratio of, within the elastic limit the ratio of tangential stress, tangential stress, tangential stress to the tangential strain, to the tangential strain is called shear modulus or modulus of elasticity. Is called shear modulus or modulus of elasticity, sorry हाँ, modulus of rigidity. shear modulus or modulus of rigidity, RI GI DITY, modulus of rigidity. चेक करो सही वीडियो आ रहा है ना? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नोट करो, ये फिगर बना करके इसको डॉटेड लाइन से बना लेना आप लोग। ये जो साइड वाला ये है ना, इसको डॉटेड लाइन से बना लेना। ऐसे डॉटेड लाइन से
तो बच्चों कुछ मटेरियल का जो शेयर मॉडुलस होता है आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें किसका किसका याद रखना पड़ेगा। जनरली आपको याद यंग्स मॉडुलस ही रखना पड़ता है, लेकिन ये भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन इस पे भी आपके पास मिलेंगे। जैसे इसमें से हो गया एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, आयरन, स्टील, इतना याद रख लो बहुत है। एक ग्लास, टंगस्टन कोई जरूरत नहीं है, अलॉय है। सब में पावर क्या होगा, इंटू 10 की पावर 9 होगा सब में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटू 10 की पावर 9। हाँ ऐसा यूनिट इसका भी वही होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। गॉस पास्कल बोलते हैं, बताते हैं वो क्या होता है। जीपीए का मतलब होता है इस तरीके से, 1G इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 9 पास्कल। समझ में आया? तो ये लिखा हुआ जीपीए, देखो ये है पीए और ये है जी, इसी को लिख सकते हैं जी पी, है ना, जीपीए। नोट कर लो फटाफट, इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग क्या होता है, समझने वाली बात है। एक लोहे का पतला वायर ले लो एग्जांपल के तौर पर, वायर को आगे पीछे करते हो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, उसके बाद क्या होता है, टूट जाता है। इसी को बोलते हैं इलास्टिक फैटिग। ऑल्टरनेट स्ट्रेनिंग होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ को क्या करता है, लूज करता है कोई भी मेटल, और अल्टीमेटली फाइनली वो क्या होता है, टूट जाता है। देखा होगा ना, छड़ वगैरह भी होता है, वो हल्का सा बस कट मार करके 2 बार इधर उधर ऐसे करते हैं, उसके बाद टूट जाता है। इसका मतलब अल्टरनेट स्ट्रेनिंग करने की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ को क्या करता है, लूज करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक फैटिग। देख लो, इट इज डिफाइंड एज the loss in the strength of material is defined as the loss, लिख दे क्या यहां पर, लिखने में तो बहुत आसान है, तुरंत लिख लेते हैं, तुम लोग से तेज लिखेंगे, देखें। इट इज डिफाइंड एज loss in the strength of material caused due to caused due to repeated alternating strains to which material is subjected is called elastic fatigue. It's called elastic fatigue. बार बार लिख रहे हैं, FATIGUE है बच्चों, QUE नहीं, GUE। ये क्या लिख रहा हुआ है, इलास्टिक फैटिग की जगह इस कॉल्ड की जगह लिखा है स्कूल। पूरा कंप्यूटर मशीन पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, है ना। क्या बोलते हैं, इलास्टिक फैटिग। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, बस छोटी सी बात है, समझने का पहले प्रयास करेंगे, वो है ब्रिज। कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। ब्रिज से पहले हम लोग जानना चाहेंगे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के बीच में देखा होगा गैप छोड़े गए होते हैं, देखा कभी, क्यों छोड़े जाते हैं, हाँ? क्यों ये गैप इस वजह से छोड़े जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे गर्मी होता है, गर्मी होने के बाद ये ट्रैक का लेंथ बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टच कर जाएंगे। और अगर पहले से ही टच होता तो ये ट्रैक क्या होता, बेंड कर जाता।
ठीक है, कोई भी मेटल होता है गर्म होने के बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो ये रेलवे ट्रैक के बीच में अगर गैप नहीं छोड़ा जाता तो ये ट्रैक अगर ऐसे होता तो कुछ देर बाद ये गर्मी की वजह से बेंड हो जाता, बेंड हो जाते हैं तो एक्सीडेंट होना कंफर्म है। इसी वजह से गैप छोड़े जाते हैं। बड़े बड़े पुल बनते हैं, पुल पे भी देखा होगा जगह जगह पे गैप, इतने बड़े बड़े गैप छोड़े जाते हैं, यही कारण है। गर्मी की वजह से वो अगर एक्सपेंड हो तो आपस में टच हो जाए, फिर जैसे ठंडी पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, चिपकते हैं आपस में, फिर गर्मी होंगे तो एक्सपेंड, ऐसे होते हैं, है ना। इसी कारण से उनके बीच में गैप छोड़े जाते हैं। तो रेलवे अब देखोगे ना रेलवे ट्रैक तो नट बोल्ट से कसा होता है, कभी आपने देखा होगा बहुत नजदीक से, तो देखा होगा गैप थोड़ा सा रहता है, इतना बड़ा गैप रहेगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता, थोड़ा सा गैप रहता है ना, थोड़ा सा गैप रहता है, और नट बोल्ट से कायदे से कसा होता है, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे लगा लगा करके कस दिया गया होता है, इधर भी दोनों तरफ से लगा के लोहे का पट्टी ऐसे ऐसे कस देगा। तो कभी देखा हो ध्यान से तो देखना, यही कारण है। ठीक, ब्रिज में भी बीच बीच में गैप छोड़े जाते हैं, ब्रिज में भी गैप नहीं छोड़े जाएंगे तो ब्रिज भी कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, बढ़ेगा, अचानक कहीं दरार पड़ गई, उसके आगे बढ़ने का ही नहीं, बेंड हो जाएगा, बेंड होकर के टूट जाएगा। उतनी महंगी ब्रिज बनाई गई है, आप यही जाना ना ओवर ब्रिज या गंगा ब्रिज जाना, जगह जगह पे देखोगे ऐसे ऐसे गैप छोड़ा हुआ है, यही कारण है। बात समझ आ गई। तीसरी चीज, अब ब्रिज की कहानी, ब्रिज बनता कैसे। मैं आपसे बोलूं, मैं आप सबसे कहता हूं ये स्केल लो, अब तोड़ के दिखाओ, ऐसे टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। लेकिन मैं इसी स्केल को कहूं कि ऐसे सीधा कर लो और उसके बाद तोड़ के दिखाओ, ऐसे सीधा फोर्स लगा, टूटेगा क्या? नहीं। इसका मतलब अगर हम इसका डेप्थ बढ़ा कर दे रहे हैं इसके विड्थ की अपेक्षा, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। कितनी बढ़ जा रही है? 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। अगर इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे टूट रहा है तो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ तब जाके टूटेगा, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी वजह से घर के अंदर जो बीम बनाई जाती है, छत की बीम बनाई जाती है, वो गहरी गहरी बीम बनाई जाती है कि बीम पर ही ईटा को ऐसे ऐसे जुड़ैया की जाती है। अगर बीम ऐसा होता तो क्या होता, सोचो, चौड़ा होता, पतला होता तो क्या होता। इसके ऊपर ईटे का ऐसे तुम लोड बढ़ाते, लोड ऐसे ईटा ईटा डालते, ऐसे बेंड होते चला जाता। लेकिन अगर ये बीम ऐसे हो गया, इसके ऊपर ईटे का लोड डालो तो जल्दी बेंड होगा नहीं। इसी वजह से जब भी घर बनाइए तो घर की बीम गहरी होनी चाहिए चौड़े की अपेक्षा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कुछ ब्रिज दिखाता हूं, ब्रिज का कॉन्सेप्ट कुछ दिखाता हूं। इसका देखो, रेलवे का ट्रैक देख लो, यहाँ पे ब्रिज देख लो, इन सब को क्या बढ़ाई गई है? डेप्थ बढ़ाई गई है, चौड़ाई के बजाय, है ना। डेप्थ बढ़ाने से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। चाहते तो पूरा लोहा भर सकते थे, पूरा लोहा जरूरत क्या, हमको बस पतला सा लोहा भरो और चौड़ा कर दो, उतना ही स्ट्रेंथ उठा लेगा। आप ऐसा रख दो, मतलब आप ऐसा बीम बना लो, आप ऐसा बीम बना लो, आप ऐसा बीम बना लो, ऐसा, है ना। या आप इतना ही चौड़ा लोहा भर करके बना लो, पूरा ये लोहा से भरा हुआ, सपोज करो ये दोनों सेम भार उठा सकते हैं, दोनों सेम भार उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेप्थ दोनों की क्या है? सेम। तो इतना लोहा खर्च करने से क्या फायदा है? इसमें से इतना पोर्शन काट के निकाल ले लोहे को, जितना जरूरत होता ऐसा बना ले से। देखा वो खंभा जो बना होता है, पोल बना होता है, बीच में खोखला होता है, अंदर लोहे वाला बना होता है ना। क्यों खोखला बनाया गया? सेम वो लोड उठा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका डेप्थ ज्यादा है। डेप्थ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप लोग क्या बढ़ाएंगे? डेप्थ बढ़ाएंगे कि चौड़ाई? ठीक है, तो ब्रिज भी बनाते हैं तो उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कितना डेप्थ रख दें, चौड़ाई हमको ज्यादा खर्च ना करना पड़े। देखा होगा बड़े बड़े गाटर टाइप का किनारे किनारे डाला गया होता। अभी जैसे बनारस में अभी हाल ही में 2-4 साल पहले वो गाटर गिर गया था, किनारे वाला, देखा था? नहीं देखा था? अभी मैं दिखा देता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो इसमें भी डेप्थ आपके पास दिख रहा है, ब्रिज का डेप्थ। देखो ब्रिज जो बना, इसका क्या बड़ा है? इसका डेप्थ बड़ा है। ये देखो ये वाला पोर्शन जो है इसका है, ये देखो, ये डेप्थ बड़ा है ना, इसमें भी देखो ये पूरा डेप्थ है।
समझ में आ रहा है? यस नो? अब ब्रिज देखो बनाने के लिए देखो आई शेप में बनाया गया, देखो ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, और अंदर जमीन के अंदर भी जाओगे तो ऐसे ही रहता है। आई शेप में क्यों बनाएगा? इतना बड़ा आप चौड़ा भी तो बना सकते थे। मैंने बताया ना, चौड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, आपको बढ़ाना क्या है इसका डेप्थ। सेम लोड उठाना है तो इसका बस ये डेप्थ आप बढ़ा दो, सेम लोड उठा लेगा आराम से। उतना यहां पर अगर तुम ईटा से कंक्रीट सीमेंट भरते, इधर ही भरते तो फालतू का भरते, उतना लोड वो भी उठाता, इतना लोड ये भी उठा रहा है, ये पोर्शन भी उतना ही लोड उठा रहा है, तो क्या जरूरत उतना कंक्रीट फालतू देने का, है ना? इसी वजह से हम लोग कहते हैं जब ब्रिज का डिजाइन करते हैं, ये आई शेप ब्रिज इसको बोलते हैं। देखा होगा ना, जब इसका पिलर भी अंदर खना गया होगा तो ऐसे नीचे अंदर भी ऐसे आई बना होगा, ऐसे आई शेप में। समझ आ रही है? यस नो? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना आप। चलो हेडिंग लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। तो समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर एक वायर है बच्चों, एक वायर है, अब इसको स्ट्रेच नहीं किए तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? रिस्टोरिंग समझते हो? मैंने बताया था ना, जो स्टोर करके अपने जगह पे लाने का काम करता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स उस समय कितना लग रहा होगा भाई? 0। जब इसको हम खींचेंगे, एफ फोर्स नीचे लगाया, तभी तो ये अपने आप को खींचना चाहेगा, वापस अपने पोजीशन पे लाना चाहेगा, है कि नहीं? तो इसका एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? एवरेज फोर्स हो जाएगा, जिसको हम एवरेज फोर्स की वैल्यू हो जाएगा भाई, पहले फोर्स लग रहा था 0 प्लस बाद में फोर्स लगा F, इन दोनों को एवरेज निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 1 2 बटे 2 से डिवाइड करते, एवरेज फोर्स कितना लग गया? F/2। ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे, इनिशियली नो रिस्टोरिंग फोर्स acting on a wire after applying external force F, body या wire stretches कितना इसका, अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो कितना लेंथ बढ़ गया इसका? पहले लेंथ L था, खींचा तो कितना बढ़ गया? डेल्टा L। वायर स्ट्रेच टू अ लेंथ डेल्टा L, देयरफॉर एवरेज फोर्स जो हो गया वो जाएगा F/2। अब वर्क इक्वल टू क्या होगा? हमको एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? पोटेंशियल का मतलब हमको वर्क निकालना होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, या डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, इंक्रीज इन लेंथ। जल्दी बताओ, W इक्वल टू एवरेज फोर्स कितना लगा? F/2। लेंथ कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा L। लिख सकते हैं? चलो आगे बात करो। अब यहां पे हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, यस नो? ठीक है, हम AL से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय AL। मल्टीप्लाई करो, W इज इक्वल टू F/2 इंटू डेल्टा L, और AL से ऊपर मल्टीप्लाई करके AL से नीचे डिवाइड कर ले, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। W इक्वल टू क्या हो गया? F के नीचे A लिख लो, और ये 1/2 को पहले आगे निकाल लो, ये 1/2 को आगे निकाल लो, ये F है, इसके नीचे ये वाला A ले लो, और ये डेल्टा L है, इसके नीचे L ले लो।
और इधर क्या बचा, A इंटू एल। ये बताओ W बराबर क्या हो गया, 1/2। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल क्या होता है, स्ट्रेन, एंड एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्या पता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। कैसे पता बताओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ इंटू हाइट को एरिया भी बोल सकते हो, इंटू एल। तो एल इंटू ए क्या हो गया, वॉल्यूम। ऐसे आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, नोट कर लो। हाँ अलग अलग कर दे, ए एल को अलग अलग, ए को एफ के साथ, एल को डेल्टा एल के साथ ले लिया।